हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप कोरोना महामारी के इस भयंकर दौर में भी स्वयं से हारे नहीं होंगे, और जो स्वयं से हारेगा नहीं वो निश्चित मंजिल को पाएगा। आप निरंतर चलते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डेफिनेटली वी विल अचीव आवर टारगेट इफ वी विल गो रेगुलरली। समझ रहे हैं दोस्तों, समय न गवाते हुए आगे बढ़ता हूं, और आज हमारा टॉपिक है 12th बोर्ड से, RBSC 12th बोर्ड से पोएम नंबर 4, द 7 एजेस ऑफ मैन। मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं। इस पोएम को लिखा है द ग्रेटेस्ट एंड द बेस्ट ड्रामेटिस्ट प्लेराइट विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर जो दुनिया के महानतम नाटककार हैं, उनके हाथों से इस कविता की रचना हुई है। विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड के स्टैटफोर्ड में हुआ था, और विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन में कुल 38 प्ले यानी नाटक लिखे, और 154 सोनेट्स 14 लाइनों की जो कविता होती है वो लिखी, और इनमें 2 बड़ी कविताएं भी शामिल हैं। प्रस्तुत कविता मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं, द 7 एजेस ऑफ मैन। ये कविता विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक एज यू लाइक इट से ली गई है। वैसे तो विलियम शेक्सपियर ने 38 नाटक लिखे, जिनमें कुछ प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, इस तरह के ओथेलो, किंग लियर, इस तरह से प्रसिद्ध बहुत सारे नाटक हैं। लेकिन प्रस्तुत कविता एज यू लाइक इट नामक कविता से एज यू लाइक इट नामक नाटक से ली गई है, और उस नाटक में एक पात्र होता है जैक्स। उसके द्वारा कहा गया यह स्वकथन है, जो जंगल में पेड़ों पर उनके पत्तों पर कविता को लिखकर इस गीत को गा रहा है। बड़ा ही दुखी है वो। उस एज यू लाइक इट जो नाटक है, उसके अंदर गाया गया ये जैक्स द्वारा ये गीत है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कविता में मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिनमें बताया गया है कि मनुष्य पैदा होकर मरने तक किस तरह के अवस्थाओं से गुजरता है, और अपने जीवन में क्या क्या करता है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। स्टेंजा नंबर 1। All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exist and their entrance, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 acts. कवि कहता है विलियम शेक्सपियर, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये पूरा संसार एक स्टेज है, रंगमंच है। ये पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और सारे पुरुष और महिलाएं, मेरली, समझ रहे हैं, मेरली केवल प्लेयर्स का मतलब होता है पात्र, यानी जो रोल प्ले करता है, रोल अदा करता है, अभिनय करते हुए जो रोल वह निभाता है। समझ रहे हैं दोस्तों, प्लेयर। ऑल द वर्ल्ड्स ऑफ स्टेज, ये पूरा संसार एक रंगमंच है, और एंड ऑल द मैन एंड विमेन मेरली प्लेयर्स, और सभी पुरुष और महिलाएं केवल पात्र हैं। जिस तरह रंगमंच पर कोई खेल दिखाया जा रहा हो, कोई अभिनय किया जा रहा हो, किसी तरह का मंचन किया जा रहा हो, उस समय जो अलग अलग पात्र अपना अभिनय करते हैं,
उन्हें पात्र कहते हैं। तो ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये पूरा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मेन एंड विमेन मेरली प्लेयर्स, और यहां सभी पुरुष और महिलाएं केवल पात्र हैं। जिस तरह रंगमंच पर अलग अलग अभिनय करने वाले पात्र होते हैं, उसी तरह ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार भी एक रंगमंच है, और यहाँ सभी पुरुष और महिलाएं अपना अपना पात्र निभा रहे हैं। ये सभी पुरुष और महिलाएं केवल प्लेयर्स हैं, पात्र हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं। They have their exist and their entrance, और उन सभी पुरुष और महिलाओं के, उन सभी लोगों के their exist निकासी है, निकासी द्वार है, and their entrance और प्रवेश द्वार है। अर्थात और उन वे सभी जो लोग हैं उनके पास उनके निकासी द्वार, अर्थात जहां से वो जाते हैं, और एंट्रेंस प्रवेश द्वार अर्थात जहां से आते हैं। अर्थात कहने का यह मतलब है, और वे सभी लोग इस रंगमंच में, इस दुनिया रूपी, संसार रूपी रंगमंच में अपना अभिनय करने के लिए आते और जाते हैं। उनका रोल जब शुरू होता है तो अपना अभिनय करने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए यहाँ आते हैं, और जैसे ही अपना रोल समाप्त हो जाता है, अपनी भूमिका समाप्त हो जाती है, वे इस संसार से चले जाते हैं, अर्थात वे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, इन हिज टाइम, उसके इन हिज टाइम, हिज टाइम का मतलब क्या है यहाँ? जीवन काल, जीवन काल, यानी एक व्यक्ति उसके जीवन काल में प्लेज निभाता है मेनी पार्ट्स। पार्ट का मतलब क्या है दोस्तों? भूमिका। क्या है दोस्तों? भूमिका। और एक व्यक्ति उसके जीवन काल में मेनी पार्ट्स, बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्स बीइंग 7 और उसके एक्स को, उसके पात्र को, उसकी भूमिका की बीइंग 7 अवस्थाएं, उसकी भूमिका की 7 अवस्थाएं होती है। क्या कहा कवि ने? एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये पूरा संसार एक रंगमंच है, और सभी पुरुष और महिलाएं यहाँ केवल पात्र हैं। वे यहाँ अपनी भूमिका निभाने के लिए एंट्रेंस आते हैं, एंड एग्जिस्ट जाते हैं, और एक व्यक्ति उसके टाइम, उसके जीवन काल में बहुत सारी भूमिकाएं, मेनी पार्ट्स, बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है, और एक व्यक्ति की भूमिकाओं की 7 अवस्थाएं होती हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? ये था हमारा पहला स्टेंजा। देखिएगा दोस्तों दूसरा स्टेंजा। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म्स, देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस ट्रिपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। एट फर्स्ट द इन्फेंट, कवि कहता है कि मनुष्य पहली अवस्था में, फर्स्ट किसकी भूमिका निभाता है? द इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स होता है नवजात शिशु, यानी पहली अवस्था में मनुष्य नवजात शिशु की, छोटा बच्चा नवजात शिशु की भूमिका निभाता है। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है दोस्तों म्यू, जानते होंगे आप म्यू, ये बिल्ली की जो आवाज होती है इसे म्यू कहते हैं, म्यू। समझ रहे हैं दोस्तों? तो म्यूलिंग, अब छोटे बच्चे होते हैं वो जब रोते हैं तो उसी तरह से आवाज निकालते हैं, समझ गए ना? तो वो छोटा बच्चा नवजात शिशु म्यूलिंग, रोते हुए, रोते हुए, एंड पोकिंग, वॉमिट, उल्टी, उल्टी करना दोस्तों, उल्टी करना, वॉमिट, उल्टियां करते हुए इन द नर्स आर्म्स। नर्स का मतलब होता है दाएं, दाएं मां होती है ना दोस्तों, जानते होंगे आप। तो क्या एट फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था में मनुष्य नवजात शिशु की भूमिका का पात्र अदा करता है, नवजात शिशु की भूमिका को निभाता है, रोते हुए, म्यूलिंग एंड पुकिंग, उल्टी करते हुए इन द नर्स आर्म्स, दाएं के हाथों में। कवि कहता है कि मनुष्य अपनी पहली अवस्था में
एक नवजात शिशु की भूमिका नर्स के हाथों में रोते हुए और उल्टियां करते हुए निभाता है। यानी जब वो पैदा होता है तो वो नर्स के हाथों में, दाई के हाथों में रोता रहता है, उल्टियां करता रहता है, क्योंकि उसे पानी को या जो भी उसे खिलाया पिलाया या नवजात शिशु को कुछ खिलाया पिलाया नहीं जाता, तो जो भी वो पीता है उसको ठीक से उस चीज को जानता नहीं है कैसे पीते हैं, तो वो मुंह से निकालता रहता है। इसलिए पहली अवस्था में मनुष्य नवजात शिशु की भूमिका निभा रहा है, निभाता है। जो दाई माँ है, नर्स है, उसके हाथ में रोता रहता है, उल्टियां करता रहता है। इस तरह की अवस्था मनुष्य के जीवन की पहली अवस्था होती है। दूसरा देखिएगा आगे क्या कहा गया है, देन द विनिंग स्कूल बॉय, देन उसके बाद का मतलब इन द सेकंड एज, इन द सेकंड स्टेज, दूसरी अवस्था में। यानी मनुष्य दूसरी अवस्था में किसका रोल निभाता है, द विनिंग स्कूल बॉय, रोते हुए स्कूल बॉय, रोते हुए स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका निभाता है। यानी नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा हो गया दूसरी अवस्था में, अब वो स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका निभाता है। जो कहाँ कैसे, विद हिज सैचल, सैचल का मतलब होता है स्कूल बैग, जिसे पीठ पर टांग कर ले जाते हैं। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो अपना बस्ता अपनी पीठ पर रख कर ले जाते हैं। आजकल तो मॉडर्न जमाना है, बस्ते भी बदल गए हैं समय के साथ, लेकिन पहले बस्ते पीठ पर ही जाया करते थे, शायद आज भी ले जाते होंगे। देखिएगा विद हिज स्कूल, सॉरी विद हिज सेचल, उसके बस्ते, स्कूली बस्ते के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग चमकते हुए सुबह के चेहरे के साथ, चिरिपिंग, चिप का मतलब होता है रेंगना। अब कोई व्यक्ति रेंगता नहीं है, रेंगने वाले जो सरीसृप होते हैं वो रेंगते हैं, लेकिन यहाँ चिप का मतलब है धीरे धीरे चलना। यानी मनुष्य जैसे कहते हैं तुम क्या रेंग रेंग कर चल रहे हो, तो वो उसका मतलब है धीरे धीरे चलना। तो धीरे धीरे सुबह के चमकदार चेहरे के साथ धीरे धीरे चलते हुए उसके बस्ते को उसकी पीठ पर लादे या टांगे हुए, लाइक स्नेल, स्नेल एक पानी में रहने वाला जीव है, इसे कहते हैं घोंघा, समझ गए। तो स्नेल ये धीरे धीरे चलता है, घोंघा एक पानी में रहने वाला जीव है, घोंघे की तरह रेंगते हुए धीरे धीरे चलते हुए उसके बस्ते को उसके पीठ पर टांगे, सुबह के चमकदार चेहरे के साथ, जब सुबह बहुत तेज और तंदुरुस्त होती है उस समय वह अपने बस्ते को अपनी पीठ पर टांगे धीरे धीरे एक घोंघे के समान चलता रहता है वो स्कूली लड़का। अनविलिंगली, विल माने इच्छा, अनविल अनविलिंगली, अनिच्छा से, अनिच्छा पूर्वक, यानी उसके स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं है, तो स्कूल जाने की अनिच्छा पूर्वक। देखते हैं दोबारा, पहली अवस्था के बाद और दूसरी अवस्था, देन द विनिंग स्कूल बॉय, और फिर दूसरी अवस्था में मनुष्य एक रोते हुए स्कूली बच्चे की भूमिका निभाता है। जो बच्चा विधि से चल अपने बस्ते को अपनी पीठ पर टांगे हुए, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, स्लीपिंग लाइक स्नेल, और वो बच्चा घोंघे की तरह अनविलिंगली टू स्कूल। और दूसरी अवस्था में मनुष्य एक रोते हुए स्कूली, और विनिंग का मतलब होता है शिकायत करते रहने वाला, शिकायत करते और रोते रहने वाला, शिकायत करते रहने व रोते रहने वाला, समझ रहे हैं आप। तो दूसरी अवस्था में मनुष्य रोते रहने, शिकायत करते रहने वाले एक स्कूली बॉय, स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका निभाता है, जो सुबह के चमकदार चेहरे के साथ अनिच्छा पूर्वक घोंघे के समान धीरे धीरे उसके बस्ते को उसकी पीठ पर लादे हुए स्कूल, अनिच्छा पूर्वक स्कूल जाता रहता है।
दूसरी अवस्था में मनुष्य एक ऐसे स्कूल जाने वाले लड़के की भूमिका निभाता है जो अनिच्छा पूर्वक सुबह की चमकदार चेहरे के साथ घोंगे के समान धीरे धीरे विद्यालय जाता है। ऐसे बच्चे की भूमिका मनुष्य अपने जीवन की दूसरी अवस्था में निभाता है। देखिएगा दोस्तों, अब हम तीसरे स्टेंजा पर आते हैं। And then the lover, sighing like fondness, with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. तीसरे स्टेंजा में क्या कहा गया है दोस्तों, देखिएगा। And then the lover, अब दूसरे स्टेंजा में दूसरी अवस्था के बाद तीसरी अवस्था, and then और फिर अगली अवस्था, then से मतलब है यहाँ, और फिर अगली अवस्था the lover, प्रेमी की होती है। और यहाँ कवि कहना चाहता है कि अगली अवस्था, तीसरी अवस्था प्रेमी की अवस्था है। साइंग, वो प्रेमी, यानी मनुष्य तीसरी अवस्था में एक प्रेमी की भूमिका निभाता है। साइंग, आह भरते हुए, आह भरना, आह भरना, आह भरते हुए। लाइक फर्नेस, फर्नेस का मतलब भट्टी, भट्टी जानते ना आप, तंदूर, भट्टी, भट्टी की तरह आह भरते हुए। जिस भट्टी में तंदूर पकाया जाता है वो आवाज करती रहती है। विद अ वोफुल बैलेड, वोफुल का मतलब दुखद, बैलेड, बैलेड एक कथात्मक गीत होता है। कथात्मक यानी जिसमें कोई कहानी जुड़ी हुई हो, गीत, बैलेड। तो साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह आह भरते हुए, विद अ वोफुल बैलेड, दुखद गीत के साथ, यानी दुखद गीत गाते हुए, अपनी प्रेमिका की याद में दुखद गीत गाते हुए। मेड टू हिज, गीत मेड बनाए गए, टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब प्रेमिका, प्रेमिका आया यहाँ, मिस्ट्रेस, प्रेमिकाज, मिस्ट्रेस, प्रेमिका की आईब्रो, आईब्रो का मतलब होता है भौहें। यहां मिस्ट्रेस आईब्रो का तात्पर्य प्रेमिका की सुंदरता से है। तो तीसरी अवस्था, कवि कहता है तीसरी अवस्था एक प्रेमी की अवस्था होती है, और इस अवस्था में मनुष्य उसकी प्रेमिका की सुंदरता में, उसके द्वारा बनाए, बनाए का मतलब लिखे गए, उसकी प्रेमिका की सुंदरता में लिखे गए दुखद गीत के साथ भट्टी की तरह आहें भरता रहता है, और भट्टी की तरह आहें भरते रहने वाले एक प्रेमी की भूमिका निभाता है। तीसरी अवस्था में मनुष्य एक प्रेमी की भूमिका निभाता है, जो उसकी प्रेमिका की याद में, उसकी प्रेमिका की याद में लिखे गए, एक प्रेमिका की याद में उसकी सुंदरता के लिए लिखे गए एक दुखद गीत के साथ भट्टी की तरह आहें भरते हुए, भट्टी की तरह जलते हुए, उसकी याद में तड़पते हुए, तड़पने वाले प्रेमी की भूमिका यहां मनुष्य निभाता है। स्टेंजा नंबर 4। Then a soldier full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। चौथा स्टेंजा है और अवस्था भी चौथी है, यानी मनुष्य अपने जीवन में चौथी अवस्था में क्या बनता है, देन और तो फिर। उसके बाद लवर के बाद पहली नवजात शिशु की, दूसरी स्कूल बॉय की, तीसरी लवर की, और चौथी अवस्था देन, उसके बाद की अवस्था एंड अ सोल्जर, सैनिक। उसके बाद मनुष्य चौथी अवस्था में सैनिक की भूमिका निभाता है, और वो सैनिक कैसा होता है उसका वर्णन दिया गया है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स। वो मनुष्य जो चौथी अवस्था में सैनिक की भूमिका निभाता है, वो स्ट्रेंज ऑथ, अजीब, ओथ, ओथ का मतलब वैसे तो शपथ होता है, लेकिन यहां पर है अपशब्द, अपशब्द, यानी मनुष्य चौथी अवस्था में एक सैनिक की भूमिका निभाता है जो अजीब अपशब्दों से भरा रहता है, यानी उसके मुंह में अपशब्द रहते हैं, भावावेश में आकर अपशब्दों का प्रयोग करता है, अपशब्दों से भरा हुआ रहता है।
एंड बियर्डेड, और उसकी दाढ़ी, उसकी जो दाढ़ी रहती है वो बियर्ड मीन्स दाढ़ी, लाइक द पार्ड, पार्ड का मतलब लेपर्ड, लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। दोस्तों तेंदुआ, समझ गए ना आप? तेंदुआ एक बिल्ली की प्रजाति का जानवर है और उसकी दाढ़ी तेंदुए की तरह रहती है, यानी दाढ़ी बड़ी बड़ी, और उसकी परवाह वो नहीं करता कि मुझे बंठन कर रहना है, तेंदुए की तरह रहती है। जेलस जो ईर्ष्यालु रहता है, थोड़ा स्वभाव से ईर्ष्यालु रहता है। इन ऑनर, ऑनर मीन्स होता है सम्मान, जो सम्मान प्राप्त करने के लिए थोड़ा ईर्ष्यालु रहता है। सडन एंड क्विक, अचानक से और बहुत जल्दी। इन क्वारल, क्वारल मीन्स झगड़ा करना, झगड़ा करने के लिए, झगड़ने के लिए उतारू रहता है, यानी बहुत जल्द गुस्सा हो जाता है और अचानक से झगड़ा करने लगता है, झगड़ा करने के लिए बहुत उतारू रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा से आ जाता है। और वो सैनिक, चौथी अवस्था में जो सैनिक की भूमिका निभाता है वो सीकिंग, तलाश करता रहता है। द बबल, रेप्यूटेशन, बबल मीन्स होता है बुलबुला, कुछ क्षणिक मात्र की उम्र होती है इस बुलबुले की। रेपुटेशन का मतलब होता है सम्मान, और वो सैनिक क्षणिक भर के, बबल रेपुटेशन का मतलब बुलबुले के समान सम्मान, अर्थात बुलबुला क्षणिक भर का समय, तो क्षणिक भर थोड़े से सम्मान की तलाश, रेपुटेशन की तलाश में, सम्मान की तलाश करता रहता है, क्षणिक भर सम्मान की तलाश में रहता है। कब? इवन इन द कैनन्स, कैनन का मतलब होता है तोप, तोप जो युद्ध में काम आती है, कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी। तोप का मुंह का मतलब क्या है? मौत का मुंह में, मौत के मुंह में भी, यानी अपनी जान पर खेलकर भी, जान की परवाह किए बगैर भी वह क्षणिक भर के सम्मान की तलाश में रहता है। समझ गए दोस्तों? चौथी अवस्था में शेक्सपियर ने बताया है कि मनुष्य एक सैनिक की भूमिका निभाता है जो अजीब अपशब्दों से भरा रहता है, उसकी जो दाढ़ी होती है वो एक तेंदुए के समान होती है, और वो सम्मान पाने के लिए थोड़ा ईर्ष्यालु रहता है, यानी वो चाहता है कि उसे सम्मान दिया जाए, उसका मान सम्मान हो, और वो झगड़ा करने के लिए उतारू रहता है, और वो मौत के मुंह में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर भी क्षणिक भर के सम्मान की तलाश में रहता है। ऐसी अवस्था चौथी अवस्था होती है। आइए दोस्तों पांचवा स्टेंजा देखते हैं। एंड देन द जस्टिस in fair round belly with good capon-line, with eyes silver and beard of former cut, full of wise saws and modern instance, and so he plays his part. कहा गया है एंड देन, और उसके बाद, किसके बाद? सोल्जर के बाद, यानी पांचवी अवस्था में द जस्टिस, और पांचवी अवस्था में वह न्यायाधीश, जस्टिस न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। इन फेयर राउंड बेली, सुंदर गोल बेली, पेट, तोंद, सुंदर गोल तोंद वाला होकर, यानी पांचवी अवस्था में वह न्यायाधीश की भूमिका निभाता है, न्यायाधीश बन जाता है, और उसका जो पेट है, उसकी जो तोंद है वो निकल आती है गोल। समझ रहे हैं दोस्तों? आराम का जीवन विद गुड केपन, किससे निकल आती है? गुड केपन लाइन्ड, केपन लाइन्ड। यहां ये शब्द केपन लाइन खासतौर से विलियम शेक्सपियर ही प्रयोग किया करते थे, और इंग्लैंड में किसी भी न्यायाधीश को कोई मुकदमा उस व्यक्ति के पक्ष में करवाने के लिए, कि न्यायाधीश उस व्यक्ति के पक्ष में ही उस मुकदमे का फैसला दे, उसे रिश्वत दी जाती थी मुर्गे की। समझ रहे हैं दोस्तों? तो मुर्गे का मांस, यहां जो कवि है विलियम शेक्सपियर वो व्यंग कस रहा है, व्यंग कसते हुए कहा जा रहा है यहाँ केपन लाइन से तात्पर्य जो इंग्लैंड में खासतौर से मामले को अपने पक्ष में करने के लिए न्यायाधीश को जो रिश्वत दी जाती थी उससे है, उससे यहाँ तात्पर्य है। तो पांचवी अवस्था न्यायाधीश की अवस्था होती है जिस अवस्था में वह रिश्वत में प्राप्त किए गए मुर्गों के मांस को खा कर गोल सुंदर तोंद वाला हो जाता
है। विद आई सिवर, सिवर का मतलब होता है कठोर दृष्टि, कठोर दृष्टि, और वो अपनी आंखों को फैसला देते वक्त अपनी आंखों को कठोर बना लेता है ताकि सामने जो मुल्जिम है वो डरे। तो कठोर दृष्टि के साथ, एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, फॉर्मल बियर्ड मीन्स दाढ़ी, फॉर्मल कट का मतलब है आधुनिक फैशन के अनुसार, जो फैशन चलन चला हुआ है उसके अनुसार अपनी दाढ़ी रखता है, पुराने तरीके से नहीं जैसा सोल्जर रखता है। ये न्यायाधीश, पांचवी अवस्था में न्यायाधीश की भूमिका निभाता है व्यक्ति, और वो न्यायाधीश अपनी न्याय देते समय अपनी दृष्टि को कठोर रखता है और जो दाढ़ी है उसे आधुनिक चलन के अनुसार रखता है, बनाता है। और वो न्यायाधीश फुल ऑफ वाइज सोज, सोज का मतलब होता है कहावत, कहावत, तो सोज है कहावतें, और बुद्धि, वाइज में बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों का प्रयोग करता है, एंड मॉडर्न आधुनिक इंस्टेंस, उदाहरणों का प्रयोग करता है। न्याय देते वक्त वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें और आधुनिक उदाहरणों का प्रयोग करता है, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, पार्ट मीन्स भूमिका, और इस तरह वह उसकी भूमिका निभाता है। समझ गए दोस्तों? पांचवी स्टेंजा में पांचवी अवस्था के लिए कहा गया है, और फिर पांचवी अवस्था, अगली अवस्था न्यायाधीश की अवस्था आती है। मनुष्य न्यायाधीश की भूमिका निभाता है और वह रिश्वत में केपन लाइन, रिश्वत में प्राप्त किए गए मुर्गों के मांस को खा खा कर तोंद वाला व्यक्ति बन जाता है, और न्याय देते समय वह अपनी दृष्टि को कठोर रखता है और आधुनिक चलन के अनुसार अपनी दाढ़ी बनाता या रखता है, और वह न्याय देते वक्त अपने फैसलों में बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों और आधुनिक उदाहरणों का प्रयोग करता है, और इस तरह वह अपनी पांचवी अवस्था, न्यायाधीश की अवस्था को निभाता है। इस तरह उसकी पांचवी अवस्था होती है। चलिएगा दोस्तों, अब हम छठे स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है छठा स्टेंजा? The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well saved, a world too wide for his sank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipe and whistles in his sound. The sixth age, छठी अवस्था, shifts बदल जाती है, इनटू में, किस में बदल जाती है? यानी पांचवी अवस्था में मनुष्य न्यायाधीश रहता है और छठी अवस्था में वो बदल जाता है। छठी अवस्था लीन, कमजोर, एंड स्लीपर्ड पेंटालून। स्लीपर्ड का मतलब यहाँ चप्पल पहनने वाले से, पेंटालून यानी पाजामा पहनने वाले से, लेकिन ये पूरा शब्द एक ही है, स्लीपर्ड पेंटालून। स्लीपर्ड पेंटालून क्या है? इटली के रंगमंच पर, द थिएटर ऑफ इटली, इटली के रंगमंच में कोई भी व्यक्ति जो विदूषक यानी जोकर की भूमिका निभाता है, और आप तो जानते हैं जोकर किस तरह के होते हैं, अजीबोगरीब कपड़े, अजीबोगरीब शक्ल, नकली नाक, टूटा चश्मा। तो अजीब तरीके से जब रंगमंच पर जोकर आता है, विदूषक आता है, तभी दर्शक हंसते हैं, तो उन्हें हंसाने के लिए वो ऐसी वेशभूषा धारण करता है। तो इटली के रंगमंच में विदूषक जोकर चप्पल पहने हुए और ढीला ढाला पेंटालून पाजामा, ढीला ढाला पाजामा पहने हुए रहता है, तो उसे वहां ये नाम दिया गया है स्लीपर्ड पेंटालून। तो ढीला ढाला पाजामा पहनने वाला व्यक्ति पेंटालून, स्लीपर्ड चप्पल पहनने वाला, और स्लीपर्ड पेंटालून इटली के रंगमंच का वो जोकर। यानी यहां पर वहां से शब्द लिया गया है शेक्सपियर द्वारा, चप्पल पहनने वाला, ढीला ढाला पाजामा पहनने वाला। देखिएगा दोस्तों, छठी अवस्था कमजोर और चप्पल और ढीला ढाला पाजामा पहनने वाले व्यक्ति की अवस्था में बदल जाती है। फिर छठी अवस्था में मनुष्य कमजोर हो जाता है, ढीला ढाला पाजामा पहनने लगता है बिल्कुल, विद स्पेक्टेकल्स, और उसका चश्मा, स्पेक्टेकल्स चश्मा, ऑन नोज, और उसका चश्मा उसकी नाक पर, आंख पर नहीं नाक पर आ जाता है।
समझ रहे हैं दोस्तों? नोज एंड पाउच ऑन साइड, और पाउच का मतलब होता है थैली, और चश्मे के बगल में यानी आंखों के बगल में ये यहाँ पाउच थैली बन जाती है ऑन साइड बगल में। तो ये आंखों के बगल में, चश्मे के बगल में या नीचे थैली बन जाती है। बुजुर्ग अवस्था जब आती है तो चमड़ी के सिकुड़ जाने से यहाँ एक थैली नुमा आकृति बन जाती है, थैली नुमा आकृति बन जाती है। तो छठी अवस्था में मनुष्य कमजोर हो जाता है, चप्पल ढीला ढाला पाजामा पहनने लगता है, उसका चश्मा उसकी आंख पर नहीं बल्कि उसकी नाक पर होता है, और उसकी आंख के नीचे थैली बन जाती है, चमड़ी सिकुड़ जाती है। हिज यूथफुल होज, होज का मतलब होता है मोजे, जुराब, उसकी जवानी के मोजे जुराब जब वो युवा था, वेल सेव्ड, जो उसने संभाल कर अच्छी तरह से सेव्ड संभाल कर बचा कर रखे थे। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज शंक सैंग, अ वर्ल्ड टू वाइड, इस संसार के जितना विस्तृत, यानी संसार बहुत बड़ा है, वाइड माने विस्तृत, संसार जितने विस्तृत हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं, यानी उसके लिए ढीले ढाले हो जाते हैं। फोर के लिए ही जो श्रंक, श्रंक माने श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, सिकुड़ी हुई, सैंक का मतलब होता है पिंडली, पिंडली पैर में टखने से ऊपर और घुटने से नीचे का हिस्सा पैर के पीछे का, यानी पैर के पीछे, घुटने से नीचे और टखने से ऊपर जो पैर है उसका पिछला हिस्सा जो थोड़ा ढीला ढाला रहता है उसे पिंडली कहते हैं, और जुराब को वहां तक चढ़ाते हैं। तो क्या उसकी युवावस्था के जुराब मोजे जो उसने संभाल कर अच्छी तरह से रखे थे, वो उसकी सिकुड़ी हुई पिंडली के लिए इस संसार जितने विस्तृत हो जाते हैं, संसार जितने विस्तृत हो जाते हैं का तात्पर्य है ढीले ढाले हो जाते हैं, क्योंकि अब वो कमजोर हो गया है, दुबला हो गया है। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी मोटी मर्दों, मैनली मर्दों जैसी आवाज, वॉइस टर्निंग बदल रही होती है, बदलती है अगेन दोबारा से टूवर्ड की ओर चाइल्डिश, बचपन के बच्चे के जैसी ट्रेबल आवाज में, पाइप, पाइप जैसी, और उसकी बड़ी मोटी मर्दों जैसी आवाज पाइप के जैसी, बच्चों की पाइप जैसी आवाज में बदलती रहती है, यानी बच्चों के जैसी उसकी आवाज, पतली आवाज हो जाती है। एंड विसिल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में जब वो बोलता है वो मर्दों जैसी आवाज, बच्चों जैसी आवाज हो जाती है, और जब वो बोलता है तो उसकी उस आवाज में, साउंड में विसिल्स, सीटियां बजती हैं, यानी बोलते वक्त सीटी की सी आवाज उसकी आवाज में निकलती है। यानी जब बुजुर्ग हो जाता है व्यक्ति तो उसकी जो सांस लेने की क्षमता होती है वो कमजोर पड़ जाती है। सांस लेने की क्षमता कमजोर होने से मनुष्य को दमा नामक रोग, अस्थमा नामक रोग हो जाता है, और जब अस्थमा नामक रोग होता है तो जब वो व्यक्ति बोलता है, सांस लेता है तो गले से सीटी की सी आवाज निकलती है। छठी अवस्था के बारे में कहा गया है कि छठी अवस्था में मनुष्य न्यायाधीश से एक कमजोर और ढीला ढाला पाजामा पहनने वाले, चप्पल पहनने वाले व्यक्ति के समान हो जाता है, और उसका चश्मा उसकी नाक पर रहता है, और उसकी आंखों के बगल में नीचे थैली नुमा आकृति बन जाती है। उसकी युवावस्था के, जवानी के जुराब संभाल कर रखे गए, जो संभाल कर उसने रखे थे, वो उसकी सिकुड़ी हुई पिंडली के लिए बहुत ढीले ढाले इस संसार जितने बड़े हो जाते हैं, और उसकी मर्दों जैसी भारी भरकम आवाज बच्चों की पाइप की आवाज की जैसी आवाज में बदल जाती है, और जब वो बोलता है तो उसकी आवाज से सीटी निकलने लगती है। दोस्तों, ये इस कविता का आखिरी और 7वां स्टेंजा है। यही एक मनुष्य के जीवन की 7वीं अवस्था है। क्या करता है मनुष्य 7वीं अवस्था में? देखिएगा, last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything.
दोस्तों लास्ट सीन ऑफ ऑल, सभी अवस्थाओं में आखिरी सीन, आखिरी दृश्य, आखिरी एज, आखिरी अवस्था, यानी सबसे आखिरी अवस्था दैट जो एंड्स अंत कर देती है दिस स्ट्रेंज, इस अजीब इवेंटफुल हिस्ट्री, जो इस अजीब घटनाक्रम के इतिहास का हिस्ट्री, जो इस अजीब घटनाक्रम के इतिहास का अंत कर देती है, या सातवीं अवस्था जो इस अजीब घटनाक्रम के इतिहास का अंत कर देता है। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, और इस सातवीं अवस्था को सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन कहते हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है बोर्ड क्लास में। इस सेकंड चाइल्डिशनेस यानी सातवीं अवस्था दूसरा बचपन कहलाती है। एंड मेयर ओब्लिवियन, और ये मेयर ओब्लिवियन पूर्ण विस्मृति यानी भूल जाने वाली अवस्था। ओब्लिवियन का मतलब विस्मृति। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आया था ये, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था। विच स्टेज इज सेवंथ स्टेज, सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, यानी दूसरा बचपन और पूर्ण विस्मृति की दशा कौन सी अवस्था में होती है? तो सातवीं अवस्था में होती है। तो सातवीं अवस्था को दूसरा बचपन और पूर्ण विस्मृति की दशा अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में मनुष्य सेंस का मतलब होता है के बिना, के बगैर, विदाउट सेंस बगैर दांतों के हो जाता है, दांत नहीं रहते उसके। सेंस आईज बगैर आंखों के, बगैर आंखों का मतलब होता है आई साइट यानी आंखों की रोशनी, बगैर आंखों की रोशनी के हो जाता है। सेंस टेस्ट बगैर स्वाद के, उसकी जुबान पर जो इंद्रियां काम करती है, स्वाद इंद्रियां, वो काम की नहीं रहती, उसे कोई स्वाद नहीं लगता, सब स्वाद एक जैसे लगते हैं। एंड सेंस एवरीथिंग, हर एक चीज के बिना हो जाता है। उसके पास फिर कोई चीज, सातवीं अवस्था तक अगर वो जीवित रहता है तो फिर उसके पास कोई चीज नहीं रहती, बगैर किसी चीज के हो जाता है। सातवीं सभी अवस्थाओं में सबसे आखिरी अवस्था जो इस अजीब घटनाक्रम के इतिहास का अंत कर देती है, इस सातवीं अवस्था को दूसरा बचपन और पूर्ण विस्मृति की अवस्था कहा जाता है। इस सातवीं अवस्था में मनुष्य बगैर दांत के, बगैर नजर के, बगैर स्वाद के और हर एक चीज के बगैर हो जाता है, उसके पास कोई चीज नहीं रहती, और यहां आकर मनुष्य के जीवन का अंत हो जाता है। ऐसा महानतम नाटककार विलियम शेक्सपियर का मानना है। तो दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट नाटक में लिखी गई ये कविता, ये गीत के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था इन्फेंट, नवजात शिशु की, दूसरी अवस्था स्कूल बॉय यानी स्कूल जाने वाले लड़के की, तीसरी अवस्था लव यानी प्रेमी की, चौथी अवस्था सोल्जर यानी सैनिक की, पांचवी अवस्था जस्टिस यानी न्यायाधीश की, छठी अवस्था एक बुजुर्ग व्यक्ति की, और सातवीं अवस्था जो सभी अवस्थाओं का अंत कर देती है, जिसमें मनुष्य के पास कुछ विशेष नहीं रहता। सातवीं अवस्था को दूसरा बचपन कहा जाता है। जबकि छठी अवस्था में मनुष्य ढीला ढाला पाजामा पहनता है, उसका चश्मा उसकी नाक पर आ जाता है, आंख के नीचे थैली नुमा आकृति बन जाती है, और उसकी आवाज से सीटी जैसी आवाज आने लगती है, और मर्दों जैसी आवाज बच्चों की आवाज में बदल जाती है। सबके सातवीं अवस्था हर एक चीज का अंत कर देती है, इसे दूसरा बचपन कहते हैं। और इस अवस्था में मनुष्य के पास कुछ भी नहीं रहता, वो बगैर हर एक चीज के हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पोएम समझ में आई होगी, बहुत ही प्रेरणास्पद कविता की, और आपको समझ में आई होगी। फिर भी समझ में ना आई हो तो कमेंट करके आप पूछें, मुझे प्रेरणा देते रहिए। अब तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें जोश और हौसला और प्रेरणा देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम जरूर समझ में आई होगी। आज इतना ही, अगली कविता, अगला कोई टॉपिक लेकर जल्द ही आपके सामने पेश होता हूं। तब तक के लिए जय श्री राम।